जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास से करेंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी इस सेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे इसका पार्ट नंबर जो है क्या है, पार्ट नंबर 3 है। यानी कि इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो आज का सेशन है पार्ट नंबर 3, इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो है अच्छे तरीके से कवर करेंगे हर एक प्रश्न को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू होने वाले हैं और आप लोग ही अपना आंसर बता देंगे। आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है बताने का कोशिश करेंगे कि इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया सर्वप्रथम कार्य कोशिकाओं की खोज किसने 1665 में की थी। यानी कि जो है 1665 में जो है कोशिकाओं की खोज जो है किसने की थी। तो बिल्कुल बताएंगे आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल हो जाएगा रॉबर्ट हुक ना, बिल्कुल जाएंगे। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिकाओं की खोज की थी। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा बी सही आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा यहाँ पर, बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अब आपसे पूछ लेगा रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज कब की। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में की। तो बताएंगे आप लोग 1665 ईस्वी होगा सही आंसर। बाकी एडवर्ड जेनर लिखा गया, इसने क्या की थे, इसने जो है चेचक के टीके की खोज की। क्या किए थे, चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जनर ने किया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी थियोफेटस कौन है, तो थियोफेटस जो है वनस्पति जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। कौन है, थियोफेटस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और बताने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और बताएंगे ये भी प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर कहा गया कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी कि आमाशय में अगर कोई जीवाणु जा रहा है तो उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। कौन सा जो है अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, बोरिक अम्ल होता है, या हाइड्रोक्लोराइक अम्ल होता है, या जो है यूरिक अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल जो होता है आमाशय में जो है प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है, मार देता है, ये कहा गया है। तो बताएंगे आप लोग HCl क्या होता है, HCl होता है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा सही आंसर। क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो आंसर आपका सही आंसर है सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आएंगे अगर एग्जाम में तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन 3 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 3 देखिए, बताइए क्या होगा और लास्ट में आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही किया। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। यानी कि कौन सा रोग जो होता है कवक के कारण होता है, तपेदिक होता है, या दाद होता है, या हैजा होता है, या चिकन पॉक्स होता है। तो कौन सा रोग जो है किसके कारण, कवक के कारण होता है, यही कहा गया है। अगर हम लोग बात करें कवक के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे बिल्कुल होता है ना दाद। बिल्कुल जो है दाद होता है कवक के कारण। किसके कारण, कवक के कारण जो है, फंगस के कारण जो है दाद होता है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा बी सही आंसर। बाकी तपेदिक लिखा गया है और एक क्या है, हैजा। तपेदिक और हैजा, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तपेदिक और हैजा जो है किसके कारण होता है। बताएंगे आप लोग तपेदिक और हैजा जो है जीवाणु के कारण, किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो चिकन पॉक्स लिखा गया ना, चिकन पॉक्स होता है विषाणु के कारण। किसके कारण, तो विषाणु के कारण जो है चिकन पॉक्स रोग होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन नंबर 3 था ये 4 नंबर का। क्वेश्चन 4 जो है आपके सामने आ चुका, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है समूह में नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि कोई समूह है, अगर आप लोग उसमें क्या जाएंगे, नीचे की ओर जाए, कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, यही कहा गया है।
कम होता है, यानी कि आकार जो है कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ता है या त्रिक होता है, बताएंगे क्या होता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है, जो विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में इसका आंसर बता पाएंगे, हाई स्कूल वाले बच्चे। बाकी 9th वाले बताएं तो और अच्छा बात है, क्लास 11 वाले बताएं तो और अच्छा बात है, क्लास 12 वाले तो बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बताएंगे आप लोग, अगर समूह के नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आकार जो क्या होता है, आकार बढ़ता है, क्या होता है, आकार बढ़ता है, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर जाएंगे तो आकार जो है छोटा होगा ना, नीचे आएंगे तो आकार जो है बड़ा होगा, इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 4 नंबर तो हो चुका, 5 नंबर का प्रश्न आ चुका। बताएंगे आप लोग 5 नंबर का प्रश्न क्या होगा, सही आंसर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बता पाएंगे। यहाँ पर कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी क्या गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व कितने तत्व सूचीबद्ध हैं, यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें कितने तत्व जो है सूचीबद्ध हैं, कितने तत्व हैं। बताएंगे 107 हैं, 81 हैं, या 91 हैं, या 118 है। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे इसका आंसर जो होने वाला है, बताएंगे क्या होगा, 118 होगा ना, बिल्कुल जो है 118 जो होगा आपका सही आंसर होगा, यानी कि आंसर यहाँ पर होना चाहिए डी। तो आप लोग भी अपना आंसर बताते रहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा डी होगा, 5 नंबर का सही आंसर। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एलईडी का पूर्ण रूप है, यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, बताएंगे आप लोग, लाइट इमिटिंग डायोड। किस में लिखा गया है, तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए लिखा गया है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, तो बताएंगे आप लोग, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि बात नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कि ऐसे सब गलत है, डिवाइस तो गलत होगा, डायोड यहाँ पर देखेंगे भी गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, आंसर ए होगा। बाकी आगे देखिए, इसका आंसर मैं आप वेट कर रहा हूँ, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, इधर से मैं भूल जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। ये 7 नंबर का प्रश्न है, क्या है, ये हमारा 7 नंबर का प्रश्न है। बताएंगे आप लोग क्या होगा 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया, देखेंगे, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है। बताएंगे आप लोग, देखते हैं यहाँ, जब चंद्रमा और सूर्य के कारण जो होने वाले ज्वार भाटे जो होते हैं, इसमें कहा गया है कौन सा नियम के कारण होता है, स्पष्ट होता है। परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, या यहाँ पर देखेंगे कहा गया अपवर्तन का नियम। तो कौन सा नियम यहाँ पर लगता है, यही कहा गया है। बताएंगे जैसे क्या होने वाला है इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ज्वार भाटा है ना, जब जल चढ़ता है, नहीं, जब समुद्र का जल चढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और उतरने को भाटा। अगर चढ़ रहा है तो कहेंगे ज्वार कहेंगे, उतरने का तो कहेंगे भाटा कहेंगे। किसके कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण लगता है ना। देखेंगे चंद्रमा का जो है क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए बी, क्या होगा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बता पाएंगे, इजी प्रश्न है। बाकी देखिए 8 नंबर का प्रश्न आ चुका। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा हमारा 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके कारण, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। बताएंगे आप लोग, आबादी वाला क्षेत्र पूछा गया, सबसे कम पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग, ये हमारा 8 नंबर का प्रश्न था ना, 8 नंबर का प्रश्न था। बताएंगे आप लोग, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। बताएंगे केरल है, या उड़ीसा है, या सिक्किम है, या तमिलनाडु है। अगर हम लोग बात करेंगे, कहा गया सबसे कम, कहा गया ना, सबसे कम कहा गया, तो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा सबसे कम जो है आबादी वाला राज्य। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्या पूछ लेगा, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर पूछ लेगा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए राज्य कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग यूपी है। कौन सा है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है ना, बिल्कुल जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे कम पूछेगा तो बताएंगे केरल है, सबसे अधिक पूछेगा तो और बताएंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा 8 नंबर का प्रश्न था,
बाकी 9 नंबर प्रश्न आ चुका। देखिए 9 नंबर प्रश्न, और बताइए क्या होगा 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है तृतीयक आर्थिक गतिविधि कौन सी है, बुनाई करना, शिकार करना, व्यापार करना या खेती करना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है खेती करना तो आ जाएगा प्रथम में, यानी कि प्राथमिक है, किसमें है, प्राथमिक हो जाएगा, ये तो प्राथमिक है। बात करें यहाँ पर तृतीय कहा गया ना, तृतीय हो जाएगा व्यापार करना, क्या करना, व्यापार करना हमारा हो जाएगा तृतीय गतिविधि है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा सी सही आंसर। अब तृतीय गतिविधि को जो है, तृतीय क्षेत्र को जो है, किसको, तृतीय क्षेत्र को जो है हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यानी कि होगा ऑप्शन सी यहाँ पर, व्यापार करना देखेंगे। और जो है क्या होता है, बैंकिंग होता है ना, बैंकिंग भी जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। और जो सेवाएं होती हैं, वाहन हो गया, ये सब किस में आती हैं, जो हमारी जो सेवाएं होती हैं, बस हो गया, वाहन हो गया, सब हमारी कितना से, ये हमारी जो है बैंकिंग हो गया, ये हमारे सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। 9 नंबर का प्रश्न था। बाकी आएगा आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न, बताइए क्या होगा क्वेश्चन 10 का सही आंसर। इसमें कहा गया है भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि भारत में कहा गया है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है सामान्यतः। तो यहाँ पर बताएंगे, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी इसी का दूसरा नाम है छिपी बेरोजगारी। क्या होता है, छिपी बेरोजगारी, इसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी, इसका दूसरा नाम है। छिपी बेरोजगारी क्या होता है, अगर छिपी बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे तो ऐसा होता है, मान लीजिए आपके पास इतना जमीन का खेत है, इसमें आपके पिताजी काम कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप भी हैं, क्या है, इसमें आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पिताजी इतना काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं आसानी से, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो गए, क्या हो गए, आप भी उसमें शामिल हो गए, तो क्या है, आप क्या है, आप छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत उसमें काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा सही आंसर। यानी कि कोई व्यक्ति कर सकता है उस काम को, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारा छिपी बेरोजगारी होता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में है। बाकी देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, तो 11 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 11 देखिए, बताइए क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था, तो आएंगे आरबीआई। कौन सा, आरबीआई होगा बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, आरबीआई होगा, यानी कि बी होगा आपका सही आंसर। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन 12 का सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा, यानी कि आर्टिकल जो 32 है, यानी कि आर्टिकल 32 को जो है किसने जो क्या कहा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसने कहा, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा, यानी देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या बी आर अम्बेडकर ने कहा है, या एम बी पायली ने कहा, किसने कहा, बताएंगे आप लोग किसने कहा। हो जाएगा आपका सही आंसर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा ना, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 को क्या कहा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा। क्वेश्चन 12 का सी होगा। क्या आप लोग बैठे हैं, केवल बैठे नहीं रहेंगे, आप भी अपना आंसर लगाते रहेंगे ना, अपने मन में लगाएं, चाहे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, लेकिन जो है आप लोग खाली नहीं बैठेंगे, आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपना दिमाग जो है लगाते रहेंगे। बाकी देखिए क्या है हमारा, इधर कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 था, इधर आया 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन 13 भी आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 13 देखिए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन 13 का सही आंसर। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि यही कहा गया है भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस राज्य से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। स्पेन से नहीं लिया गया है, ना तो जापान से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया, इसको याद रखेंगे, सी हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो 12 नंबर तो हो चुका ना, इधर 13 था, ये 13 नंबर का प्रश्न था, क्वेश्चन 13 था। 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। देखिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो है मिशन इंद्रधनुष जो है किस भारत की
भारत सरकार के किस पहल के साथ जुड़ा हुआ है? टीकाकरण से, राज्य मार्ग विकास से, डिजिटलाइजेशन से या स्वच्छता से? बताएंगे आप लोग जो है किससे? मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण किससे है? टीकाकरण से है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है मिशन इंद्रधनुष में? इसमें जो है नवजात जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं और जो गर्भवती महिला होते हैं उनको जो है टीकाकरण किया जाता है, यानी कि उनको जो है टीका लगाया जाता है। जो शिशु होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको, और जो क्या होती हैं गर्भवती महिलाएं होती हैं, इसके अंतर्गत यानी कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है टीका लगाया जाता है। तो इसको देख लेंगे आप लोग। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 14 नंबर का प्रश्न तो हो चुका, 15 नंबर का प्रश्न आ चुका। बताएंगे आप लोग क्या होगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आप लोग देखेंगे, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? क्लास में मैंने बताया है, हॉकी के जादूगर के रूप में जो है किसे जाना जाता है? बलबीर सिंह को, या देखेंगे धनराज पिल्ले को, या मोहम्मद शमी शहीद को, या यहाँ पर लिखा गया है मेजर ध्यानचंद को? तो बिल्कुल आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद होगा ना, बिल्कुल जो है हॉकी का जादूगर इन्हीं को कहते हैं, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर, यानी कि इन्हीं के जन्मदिन पर जो है क्या होता है, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को, क्या 29 अगस्त को जो है खेल दिवस, क्या होता है? खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है खेल दिवस। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए 16 नंबर का प्रश्न आ गया आपके सामने। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? यानी कि भाला फेंक से कौन जुड़ा है? मनिका बत्रा नहीं, नीरज चोपड़ा बिल्कुल हो जाएगा, नीरज चोपड़ा जुड़े हैं ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा जो है जुड़े हुए हैं किनसे? भाला फेंक से, यानी कि जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर तो हो चुका, 17 नंबर भी आ चुका आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका। ऐसे ही प्रश्न अब आ रहे हैं, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि गीतांजलि जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये कहा गया है। गंगादास हरिवंश राय बच्चन के द्वारा तो नहीं लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा सही आंसर। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी होगा सही आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा ना। बाकी हरिवंश राय बच्चन को मैंने बताया था, मधुशाला मधुबाला ये सब जो है किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, यानी कि इसको देख लेंगे। बाकी जो है गीतांजलि जो किसने लिखा है, तो बताएंगे आप लोग, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यानी कि इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखिएगा प्रश्न क्या है, तो 17 तो हो चुका ना, 18 नंबर का प्रश्न आ चुका और आज का लास्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। बताएंगे आप लोग क्या होगा, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया आपसे, भारत के पड़ोसी देश जो है भूटान की राजधानी क्या है? काबुल है? नहीं है, थिम्पू हो जाएगा, बिल्कुल जो हो जाएगा थिम्पू होगा सही आंसर। किसका होगा? थिम्पू होगा। बताएंगे आप लोग काबुल कहाँ की है, तो काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की, कहाँ की है? अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी है? अफगानिस्तान की जो है राजधानी क्या है, बताएंगे आप लोग, काबुल है। क्या है? काबुल। ये जो बीजिंग दिया गया कहाँ का है? बीजिंग जो है चीन का राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये तो ढाका जो है, ढाका जो है कहाँ का? बांग्लादेश। कहाँ का है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। काबुल कहाँ की? काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। थिम्पू कहाँ की है? भूटान की है। बीजिंग कहाँ की? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। ढाका कहाँ का? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, पड़ोसी देश और उनकी मुद्रा क्या है और राजधानी का नाम आप लोग याद रखेंगे। पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से देश हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा क्या है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताएंगे 18 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, 18 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी डेली क्लास आपकी जो चलती है ना, कितने बजे जल्दी? 7 बजे। 7 बजे आपकी डेली क्लास चलती है, शाम को चलती है। तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताएंगे तो एक क्लास और बढ़ जाएगी। एक क्लास सुबह में होगी। सुबह कब होगी? एक क्लास सुबह में होगी, लेकिन आप लोग कहेंगे तब होगी, वरना नहीं होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे सुबह में होनी चाहिए क्लास कि नहीं होनी चाहिए। अगर कहेंगे हाँ होनी चाहिए तो बिल्कुल क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग की इजाज़त के अनुसार, यानी कि आप लोग जब कहेंगे तभी क्लास चलेगी, वरना एक क्लास तो चलती रहेगी रोज की तरह। तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।